गुड मॉर्निंग बच्चों। कल आपने उत्तर भारत या हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां के बारे में पढ़ लिया था, जिनमें आपने सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां, यानी आपने सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, तीन तंत्रों के बारे में स्टडी कर ली थी। आज आप पढ़ोगे प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियां। प्रायद्वीपीय भारत अर्थात दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां, इनके बारे में आप पढ़ोगे। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण, जल विभाजक यानी प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक यानी जल को दो भागों में विभाजित करने का कार्य पश्चिमी घाट द्वारा किया जाता है। यानी जल विभाजक का काम कौन कर रहा है? पश्चिमी घाट, जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये पूरब की ओर बहती है तो और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बच्चों, आपने प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों में जल विभाजक का कार्य पश्चिमी घाट करता है। प्रायद्वीपीय भारत की चार महत्वपूर्ण नदियां हैं: कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और महानदी। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये चार महत्वपूर्ण नदियां कौन सी है? दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की। और ये कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। ये नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं नर्मदा व तापी, यानी नर्मदा और तापी भी क्या है? दो बड़ी नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं, यानी पूरब से पश्चिम की ओर। ये पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। इसके बाद में आपने बहती हैं और जवार नद मुख का निर्माण करें। प्रायद्वीपीय नदियों की अफवाह द्रोणियों में आकार अपेक्षाकृत छोटी हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि चार महत्वपूर्ण नदियों के अतिरिक्त दो और नदी हैं जिनका नाम है नर्मदा और तापी नदी। अब है नर्मदा। पहला नर्मदा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान एमपी मध्य प्रदेश अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। यानी नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के निकट से निकलती है। ये पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। ये पश्चिम के अंदर एक भ्रंश घाटी है, वहां बहती है। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के सेलों में यह नदी गहरे गाद से बहती है। जहां यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है वहां धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। तो बच्चों, पहला नर्मदा नदी का उद्गम स्थान एमपी अमरकंटक पहाड़ी। दूसरा, ये कौन से जलप्रपात का निर्माण करती है? तो आप बताओगे धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। तो धुआंधार प्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है? नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी का उद्गम स्थान मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से ये निकलती है। नेक्स्ट देखेंगे आप, नर्मदा नदी की सहायक नदियां बहुत छोटी है। इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती है। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ भागों तक विस्तृत है। यानी नर्मदा नदी तंत्र है वो कहाँ कहाँ फैला है? एमपी और गुजरात, मध्य प्रदेश और गुजरात में। नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमामि देवे नर्मदे नाम की एक योजना प्रारंभ की है, जिससे नर्मदा नदी को स्वच्छ बनाया जाने का प्रयास कर रहा है। फिर है तापी द्रोणी। तापी का उद्गम स्थान भी एमपी है। एमपी के बैतूल जिले में सतपुड़ा की पहाड़ी से निकलती है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की पहाड़ी श्रृंखलाओं में से नदी निकलती है। यह भी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है।
ये मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में है। इसकी द्रोणी कहाँ है? मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर है। मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है। यानी अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत ही संकड़ा है। इस तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है, यानी ये संकड़ा होने के कारण इसकी लंबाई कम है, जबकि उत्तर भारत की नदियों की लंबाई अधिक होती है। पश्चिमी की ओर बहने वाली मुख्य नदियां साबरमती, माही, भारतपुंजा, पेरियार हैं। इन राज्यों के नाम बताए जहां ये नदियां बहती हैं। साबरमती गुजरात है, माही गुजरात है, भारतपुंजा और पेरियार ये आपके नीचे वाला जो हिस्सा आता है केरल के अंदर ये बहती है। हो गया आपका साबरमती, माही गुजरात में आया, भारतपुंजा था, पेरियार केरल के अंदर। तो अब देखिए नेक्स्ट आप गोदावरी द्रोणी। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। जैसे उत्तर भारत की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी थी, सिंधु नदी थी, उसी प्रकार से दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है या बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी है। कौन सी है? दक्षिण भारत की गोदावरी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के ढालों से निकलती है। तो गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के पश्चिमी घाट के ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है। सिंधु नदी की कितनी थी? 2900 किलोमीटर। गंगा नदी की कितनी थी? 2500 किलोमीटर है। और उसी प्रकार गोदावरी नदी की जो लंबाई है 1500 किलोमीटर, यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है गोदावरी नदी? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, एमपी, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियां मिलती हैं। गोदावरी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, वेनगंगा, पेनगंगा। इनमें से अंतिम तीनों सहायक नदियां बहुत बड़ी हैं। बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी नदी को। दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसके सहायक नदियों के नाम पेनगंगा, वेनगंगा, पूर्णा, वर्धा, मांजरा, ये इन नदियों के नाम है। अब आता है महानदी। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से तथा ये उड़ीसा से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसकी द्रोणी कहाँ कहाँ हो गई? महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया। और इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 860 किलोमीटर। कितनी है? 860 किलोमीटर। गोदावरी की कितनी है बच्चों? 1150 किलोमीटर। गंगा नदी की 2500 किलोमीटर। सिंधु नदी की 2900 किलोमीटर। ठीक उसी प्रकार से महानदी की है 860 किलोमीटर। अब देखेंगे आप नेक्स्ट कृष्णा, कृष्णा द्रोणी। कृष्णा महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलती है। यह लगभग 1400 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? 1400। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी तथा भीमा इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। तो पहला ये इसका उद्गम स्थान महाबलेश्वर, लंबाई 1400। बाद में इसकी सहायक नदियों के नाम आपको याद रखना है। द्रोणी के अंदर महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश है। ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में आपका आता है, नेक्स्ट आता है कावेरी द्रोणी। कावेरी द्रोणी, कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक है। ये आपने देखा, आपने पढ़ा नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा,
ये नदियों के बारे में पढ़ा। अब देखते हो भारत में सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। सबसे बड़ा जलप्रपात नर्मदा नदी कौन सा जलप्रपात? धुआंधार जलप्रपात, जबकि ये शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है प्रपात द्वारा। इसमें विद्युत मैसूर, बंगलौर तथा कोलार श्रवण क्षेत्रों में प्रदान की जाती है। यानी शिव समुद्रम से बनाए जाने वाले विद्युत की सप्लाई कहाँ कहाँ होती है? मैसूर, बंगलौर और कोलार के जो सोने की जो खान है वहां पर इसको क्या होता है? इस विद्युत की सप्लाई की जाती है। अब आप नेक्स्ट देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? ये कौन किस नाम से? कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात। अब है भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है जोग जलप्रपात है, और ये दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां भी हैं जो पूरब की तरफ बहती है। दामोदर, ब्रह्मणी, वैतरणी, सुवर्ण रेखा, ये नदियां हैं जो अपरादीपीय भारत की हैं। पृथ्वी के धरातल के लगभग 71% भूभाग पर जल है। कितने प्रतिशत? 71। इसका 97% जल लवणीय है। केवल 3% सवज जल ही क्या पीने के लिए या सिंचाई के लिए इसका उपयोग होता है। 3/4 भाग हिमानी के रूप में उपलब्ध है। अब बच्चों, आपने दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां पढ़ी, जिनमें कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये इन नदियों के बारे में आपने अध्ययन किया। इसके अलावा आपके एक नदी और बच गई थी, उस नदी का नाम है महानदी। महानदी हो गई थी आपकी। अब देखेंगे आप झीलें। कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील। कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील नाव वाले घरों तथा शिकारा से तो आप परिचित ही होंगे, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार आप अन्य झीलें वाले स्थानों पर भी गए होंगे, वहां नौकायान, तैराकी, अन्य जलीय खेलों का आनंद लेते। यानी पर्यटक क्या करते हैं, इन रमणीय स्थानों पर घूमने के लिए आते हैं या पर्यटन के लिए आते हैं, और उसमें जो खेल हैं खेलते हैं, जलीय खेल खेलते हैं, नौकायन, तैराकी, ये आदि तैराकी व अन्य जलीय खेलों का आनंद लेते हैं। जैसे आप कश्मीर, नैनीताल, ये आपके पर्यटन स्थल हैं। यहाँ पर झीलें नहीं है, तब वे इतने आकर्षित करते हैं जितना कि आज करते हैं। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि इन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किस स्थान पर झीलों का महत्व है? यानी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए झीलों का झीलों का बहुत ज़्यादा महत्व है। कारण क्या है कि नौकायान, इसके अलावा नौकायान, तैराकी और जलीय खेल यहाँ पर खेले जाते हैं, इसलिए झीलों का महत्व है। पर्यटकों के आकर्षण के अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारणों से भी झीलों का महत्व है। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहाँ जल जमा होता है उसे झील कहते हैं। तो बच्चों, झील किसे कहते हैं? पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में, पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहाँ जल जमा हो जाता है उसे झील कहते हैं। बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है, जैसे कैस्पियन, मर्त और अरल सागर। भारत में बहुत सी झीलें हैं, एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षणों में भिन्न हैं। अधिकतर झीलें स्थायी होती हैं तथा कुछ झीलें केवल वर्षा ऋतु में ही पानी रहता है, बाद में पानी उनका सूख जाता है। जैसे अंतर्देशीय अपवाह वाले अर्धशुष्क क्षेत्र की द्रोणी। यहाँ कुछ ऐसी झीलें जिनका निर्माण हिमानियों यानी हिम नदियों ने किया है, बर्फ चादर की क्रिया के फलस्वरूप, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदियां, मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा हुआ है। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। स्पीट तथा बार तटीय क्षेत्रों में लेगून का निर्माण करते हैं।
जैसे उड़ीसा के अंदर चिल्का झील, उड़ीसा के अंदर चिल्का झील, पुलिकट झील तथा कोलेरो झील, ये आपके जे&के में पड़ते हैं। अंतर्देशीय भागों में, अंतर्देशीय भागों में वाले जिले कभी कभी मौसमी होती हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान की सांबर झील, सांबर झील जो एक लवणीय झील है, इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। अब आता है मीठे पानी की झील। मीठे पानी की झीलों में ये हिमालय क्षेत्र में अधिकांश है, हिमालय क्षेत्र में है। इन झीलों के अंदर आपके जम्मू कश्मीर की वुल्लर झील, ये मीठे पानी की झील है, सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। ये डल झील है, भीमताल झील है, नैनीताल है, लोकताक है, बाड़ा पानी है, ये महत्वपूर्ण झीलें मीठे पानी की झील है। और खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर झील। इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए, जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाए जाते हैं। जैसे गुरु गोविंद सागर झील पर बांकड़ा नांगल बांध बनाया गया। कौन सा बांध बनाया गया? बांकड़ा नांगल बांध, जो भारत ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा बांध है। नांगल, भांगड़ा नांगल परियोजना जिसका नाम भी है। इसके अलावा झील मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती है। एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने के में सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती है। सूखे मौसम में ये पानी के बहाव को रोकती है, पानी के बहाव को रोकती है। इसके झीलों का प्रयोग जल विद्युत पैदा करने में किया जाता है। आसपास के क्षेत्र में जलवायु को सामान्य बनाती है। ये जलीय पारितंत्र को संतुलित करती है। ये झीलों की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटन को बढ़ाती है, मनोरंजन प्रदान करती है। झीलों से हमें क्या लाभ है, ये बातें आपको इसमें बतानी पड़ेगी। इसके बाद में नेक्स्ट आता आप नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व। नदियों का अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है? संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व है। नदियों का अत्यधिक महत्व है। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है। यानी पहली बात आप बताओगे, नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए ये अनिवार्य है। यही कारण है नदियों के तट ने प्राचीन काल से ही आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया। आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित, ये गांव अब बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं। अपने राज्य के उन शहरों की एक सूची बनाइए जहां नदी के किनारे स्थित है। नदी के किनारे इलाहाबाद कौन सी? गंगा नदी के हैं। वाराणसी है, कहां पर है? गंगा नदी। पटना है, गंगा नदी के किनारे। हुगली है, हुगली कोलकाता है। यमुना नदी के किनारे दिल्ली है। तो ये प्रमुख शहर है जो नदियों के किनारे स्थित हैं। किंतु भारत जैसे देश के लिए जहाँ की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, वहाँ सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण में नदियों का महत्व अधिक है। तो जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, इसलिए कृषि के लिए सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण आदि के लिए नदियों का महत्वपूर्ण स्थान है। अब देखिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, ये एक योजना है। इसका शुभारंभ 1985 में किया गया। इसका नाम रखा गया गंगा एक्शन प्लान, GAP। जी का अर्थ था गंगा, ए का एक्शन, पी का प्लान, तो गंगा एक्शन प्लान। वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत, ये 1995 के अंदर राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया। नदियां देश में जल का प्रमुख स्रोत है। NRCP का हिंदी अनुवाद होता है राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना। का मुख्य लक्ष्य है नदियों के जल में
प्रदूषण को कम करके जल की गुणवत्ता में सुधार लाना। क्या लाना? जल की गुणवत्ता में सुधार लाना। नेक्स्ट आप देखोगे नदी प्रदूषण। नदी प्रदूषण, नदी प्रदूषण, नदी जल के घरेलू, नदियों में जल का प्रदूषण कैसे होता है? नदी जल की घरेलू औद्योगिक कृषि में बढ़ती मांग के कारण, यानी नदी का जो जल है उसका घरेलू कार्य, औद्योगिक कार्य, कृषि क्षेत्र में इसकी डिमांड क्या हो रही? बढ़ रही है। इसकी गुणवत्ता प्रभावित होती है, इससे इसकी जो क्वालिटी है, गुणवत्ता, वो प्रभावित। इसके परिणाम स्वरूप नदियों से अधिक जल की निकासी होती है, यानी इस कारण नदियों से ज्यादा से जल क्या किया जाता है? निकासी होती है, बाहर निकाला जाता है, इनका आयतन घटता जाता। दूसरी ओर उद्योगों का प्रदूषण, अपरिष्कृत कचरे नदी में मिलते रहते हैं। अपरिष्कृत कचरे नदी में मिलते रहते हैं। ये केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी के स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए दिए गए समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को तनु करके समाहित कर सकता है, लेकिन लगातार बढ़ते औद्योगिकीकरण के कारण या शहरीकरण से ऐसा संभव नहीं हो पाता। अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने के अनेक कार्य योजनाएं लागू की है। क्या आपने कभी ऐसे कार्य योजनाओं के बारे में सुना है? नदी के प्रदूषित जल से हमारा स्वास्थ्य किस प्रकार प्रभावित होता है? बिना स्वच्छ जल का मानव जीवन, इस विषय पर विचार करें ता अपनी कक्षा में हम एक वाद विवाद प्रतियोगिता का भी आयोजन करेंगे। तो बच्चों, आज आपने भारत की प्रमुख जो नदियां हैं, उत्तर भारत की और दक्षिण भारत की नदियों के बारे में पढ़ा। जैसे इसमें दे रखा है वुल्लर झील, किस राज्य में है वुल्लर झील? जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक। कहाँ है? अमरकंटक। अमरकंटक के पश्चिमी घाट के ढाल पर है, तो इसमें आएगा अमरकंटक के पश्चिमी, तो इसमें घ आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लवणीय जल वाली झील है? सांबर। निम्नलिखित में कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? गोदावरी। 1150 किलोमीटर इसकी लंबाई है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? भ्रंश घाटी से, तो कृष्णा। कौन सी बहती है? कृष्णा नदी बहती है। इसके अलावा इसमें जल विभाजक का कार्य क्या है? एक उदाहरण देना है। जल विभाजक का क्या कार्य है? नदियों के जल को दो भागों में डिवाइड करना। जैसे प्रायद्वीपीय भारत के अंदर पश्चिमी घाट जल विभाजक का कार्य करता है, और जिस प्रकार उत्तर भारत के अंदर अरावली पर्वतमाला जल विभाजक का कार्य करता है। भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है? सिंधु नदी। सिंधु नदी तंत्र। सिंधु व गंगा नदियां कहां से निकलती है? सिंधु नदी मानसरोवर झील के पास तिब्बत से निकलती है। गंगा नदी हिमालय के गंगोत्री से निकलती है। गंगा की दो मुख्य धाराओं के नाम लिखिए, अलकनंदा व भागीरथी। ये कहां पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी है? देवप्रयाग के पास, इलाहाबाद के पास था ना देवप्रयाग, वहां एक दूसरे से मिलती हैं। लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र में कम का गाद व सिल्ट क्यों है? लंबी क्योंकि नदी का जो ढाल है तीव्र न होकर धीमा हो जाता है। इस कारण इस नदी के अंदर क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर सिल्ट और जो गाद है वो कम पाया जाता है। कौन सी प्रायद्वीपीय नदियां गर्त से होकर बहती हैं? समुद्र में प्रवेश करने से पूर्व किस प्रकार की आकृतियों का निर्माण? समुद्र से गिरने से पहले विषुवत आकार बनाती है, और ये गर्त में होकर बहती है आपके कृष्णा, गोदावरी, कावेरी। ये जो महत्वपूर्ण है। नदियों तथा झीलों का कुछ आर्थिक महत्व बताए। आर्थिक महत्व पर्यटन के दृष्टि से, उद्योग धंधों में
जल विद्युत उत्पादन में इसका काम में लिया जाता है। इसके अलावा नदियाँ और झीलें हैं वह पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र, इसलिए पर्यटक यहाँ आते हैं। इस कारण से भी क्या होता है, इनकम आय प्राप्त होती है। तो कहने का तात्पर्य इन नदियों का महत्व है। तो हमने आज बच्चों आपको अपवाह तंत्र पाठ पढ़ा, इसमें भारत की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ा। भारत की प्रमुख नदियों को 2 भागों में बांटा गया, उत्तर भारत की और दक्षिण भारत की नदियाँ। धन्यवाद।